गुड इवनिंग सभी को। तो यहाँ हम देखेंगे आज की वीडियो में संवैधानिक विकास का एक क्रम भारत के संदर्भ में भारत के संविधान का विकास। कहा जाता है कि अंग्रेजों के अलग-अलग समय में बनाए गए कानूनों का ही परिणाम है। बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारी व्यवस्थाएं जो वर्तमान में आप संविधान में देख पाते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं कभी न कभी भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन भारत में लागू की गई थी, अधिनियम के तौर पर, कानूनों के तौर पर। और इसे हम संवैधानिक विकास के इतिहास के तौर पर देख रहे थे। कल हमने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बनने वाला पहला कानून जो तत्कालीन ब्रिटिश नियंत्रित भारत में लागू हुआ था। उसके बाद हमने देखा 1784 का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसकी कुछ व्यवस्थाएं हमने देखी थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के पश्चात एक नया एक्ट संशोधित रूप में सुधार के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाया जाता है, जिसे हम चार्टर अधिनियम 1793 के नाम से जानते हैं। आइए इस अधिनियम की कुछ अहम विशेषताओं पर गौर करते हैं, फिर इसके आगे अन्य अधिनियम को क्रमशः हम जानेंगे। बात करें 1793 का चार्टर एक्ट, तो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1786 1786 में एक और अधिनियम आया था। उसके पश्चात नए सिरे से संशोधित रूप में 1793 में एक नया एक्ट लागू किया गया था। इस एक्ट में जो व्यवस्थाएं थी, उसमें सबसे पहली व्यवस्था जो रखी गई वह कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को लेकर था। और कहा जाता है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष हेतु बढ़ा दिए गए। आपको ज्ञात होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप में स्वतंत्र सत्ता नहीं थी, बल्कि ब्रिटेन या इंग्लैंड से ही ये व्यापारिक उद्देश्य से भारत आगमन हुआ था। और इन्होंने जब भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया तो इन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण था और इंग्लैंड के द्वारा ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष हेतु बढ़ाया गया, चार्टर अधिनियम 1793 के तहत। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं थी, भारतीय कोष का जिक्र होता है। भारतीय कोष से बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मैंने कल जिक्र किया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। कहा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जितने भी सदस्य थे, उन्हें वेतन दिया जाता था। यह नई व्यवस्था लागू की गई 1793 के चार्टर एक्ट के अधीन। इसके अलावा हम देखते हैं गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की गई। बम्बई एवं मद्रास, बम्बई एवं मद्रास को कहा जाता है तत्कालीन समय में व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों का, विशेष तौर पर व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, मद्रास एवं बम्बई। प्रेसिडेंसी, बंगाल के गवर्नर जनरल का मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में अधिकार हो गया। यह एक प्रमुख व्यवस्था था 1793 के चार्टर अधिनियम का।
तो इस प्रकार से 1793 का चार्टर अधिनियम मुख्यतः कंपनी के अधिकार क्षेत्रों में विस्तार करता है और कंपनी को नए सिरे से एक नई सत्ता के रूप में स्थापित करता है। आगे हम देखते हैं, इसके बाद 1793 के बाद एक नया अधिनियम लागू हुआ, जो 1793 के चार्टर अधिनियम, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारत में प्रभाव था। उस समय के इस अधिनियम में संशोधन किया गया और एक फिर नया अधिनियम आया, जिसे हम कहते हैं चार्टर एक्ट 1813। आइए इसे देखते हैं। कंपनी के अधीन बनने वाले ज़्यादातर कानून चार्टर एक्ट के नाम से जाने जाते हैं और चार्टर एक्ट 18 चार्टर अधिनियम 1813 को यदि हम देखें तो यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को सीमित करने का एक सिलसिला आरंभ होता है। चार्टर एक्ट 1813 के जो प्रमुख प्रावधान किए गए थे, उसमें सबसे पहला जो प्रावधान या कानून बनाया गया, तो कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति, ये प्रमुख प्रावधान था। कंपनी के एकाधिकार का समापन। कंपनी के जो अधिकार थे, एक तरह से हम कहें कि असीमित मात्रा में जो अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा अ, कंपनी का चीन और चीन से व्यापार एवं चाय का व्यापार, इन दो व्यापारों पर कंपनी का नियंत्रण या एकाधिकार बना रहा। यथावत रूप में कंपनी का एकाधिकार बना रहा, किंतु भारत के संदर्भ में कंपनी के जो असीमित राजनीतिक और व्यापारिक अधिकार थे उनकी समाप्ति कर दी गई 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। और हम देखते हैं इसके बाद ब्रिटिश नियंत्रण भारत पे और मजबूत तरीके से स्थापित होने लगा था। चूंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी, विद्रोह हो चुका था, जिससे अंग्रेज इस बात को भली-भांति जानते थे कि यदि भारत में लंबे समय तक हमें सत्ता पर बने रहना है, तो हमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी ही होंगी जिस पर सीधे-सीधे ब्रिटेन का नियंत्रण रहे, क्योंकि कंपनी के पास व्यापारिक गतिविधियों के अधिकार थे, लेकिन राजनीतिक शक्ति उतनी नहीं थी। यहाँ पर कंपनी के राजस्व नियंत्रण पर वृद्धि हुई। चार्टर एक्ट 1813 के तहत कंपनी का राजस्व नियंत्रण 20 वर्षों हेतु बढ़ा दिया गया भारत के संदर्भ में। भारतवर्ष के संदर्भ में कर वसूली, राजस्व पर पूरी तरीके से नियंत्रण कंपनी का था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसे 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से, जो कि 1833 तक चला। इसके साथ ही एक प्रमुख व्यवस्था की गई, सभी अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई। सभी अंग्रेजों को व्यापारिक छूट, व्यापारिक
छूट। इस तरीके से कोई भी अंग्रेज बिना टैक्स दिए, बिना कर दिए भारत में मुक्त तरीके से व्यापार कर सकता था, बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में रहते हुए, अर्थात स्वतंत्र व्यापार की यहाँ अनुमति मिल चुकी थी। साथ ही कहा जाता है कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारत में धर्म प्रचार का भी छूट दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार हेतु छूट दिया गया। इस तरीके से बहुत से ऐसे एक्ट प्रावधान दिखाई देते हैं जो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत नए सिरे से लागू किए गए। ज़्यादातर इसमें प्रावधान कंपनी पर नियंत्रण या उसके अधिकार से संबंधित थे। अप्रत्यक्ष रूप से हम देखें तो सीधे-सीधे हम कह सकते हैं कि भारत पर अंग्रेजी शासन सत्ता और मजबूत तरीके से स्थापित होने लगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक और अधिनियम की बात करते हैं जो 1813 के चार्टर एक्ट के ठीक 20 वर्षों बाद भारत के संदर्भ में बनता है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून। इसे कहते हैं चार्टर अधिनियम 1833 या चार्टर एक्ट 1833। आइए इस संबंध में जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई थी उस पर एक नज़र डालते हैं। कहा जाता है कि कंपनी के एकाधिकार की पूर्णतः समाप्ति हो गई यहाँ पर। और यह समापन या कंपनी के जो असीमित अधिकार थे उनका समापन न केवल भारत के संदर्भ में अपितु चीन के साथ व्यापारिक गतिविधियां और चाय के व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे, एकाधिकार, वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से इंग्लैंड की संसद या वहाँ के शासन के अधीन कर दिया गया और कंपनी के पास अब केवल भारत में राजनीतिक अधिकार शेष रह गए। कहा जाता है कि कंपनी के पास राजनीतिक अधिकार शेष थे, अर्थात भारत में अभी भी भले ही कंपनी पूरी तरीके से कंपनी का एकाधिकार व्यापारिक क्षेत्र में समाप्त हुआ, किंतु राजनीति की बात की जाए तो राजनीतिक नियंत्रण में अब भी पूरी तरीके से कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वे सर्वा थी और इसे अभी भी राजनीतिक क्षेत्र में असीमित अधिकार प्राप्त थे इंग्लैंड की संसद के द्वारा। कहा जाता है कि राजस्व क्षेत्र में कंपनी के नियंत्रण या इसके अधिकार में 20 वर्षों की और वृद्धि की गई, जो 1813 में वृद्धि की गई थी। बीस वर्ष की वृद्धि, अर्थात आने वाले 20 वर्षों तक या हम कहें 1853 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में राजस्व संबंधी जो जैसे मसलन टैक्स हो गया, कर हो गया, इन सभी को वसूली करने के प्रति एकाधिकार प्राप्त की हुई थी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के आते तक पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही भारत पर नियंत्रण था। चार्टर एक्ट 1833 का काफ़ी ज़्यादा महत्व है।
इसमें और बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो अभी आपको दिखाई देंगे। कहा जाता है यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। भारत का गवर्नर जनरल पद पहली बार अस्तित्व में आया और यह किस रूप में अस्तित्व में आया? तो कहा जाता है कि चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित कर उसे भारत का गवर्नर जनरल या संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा कहा जाने लगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल जो भारत के संदर्भ में बना, तो उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये काफी चर्चित गवर्नर जनरल रहे हैं, खास तौर पर जब सामाजिक सुधार की बात आती है तो इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है भारतीय समाज सुधारकों के साथ और बहुत सारे सामाजिक कुप्रथाओं को नियंत्रित करने में इनका एक योगदान माना जाता है। कहा जाता है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के तौर पर लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत के प्रथम गवर्नर के जनरल के तौर पर लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाना जाता है। 1833 चार्टर एक्ट इस हेतु सर्वाधिक चर्चित है। कहा जाता है कि इसी काल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ और लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन करने हेतु मैकाले आयोग का गठन किया गया। इस प्रकार से कहते हैं कि भारत में एक नए प्रकार की शिक्षा पद्धति का आरंभ होता है जो वर्तमान समय में आपको दिखाई देता है। इससे पूर्व आपने देखा था कि भारत में शिक्षा का एक अलग स्वरूप था। आधुनिक शिक्षा का आरंभ माना जाता है लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में गठित शिक्षा आयोग के सिफारिशों के आधार पर नई शिक्षा व्यवस्था का आगाज होता है भारत में। इसे हम कभी देखेंगे। एक और व्यवस्था जो 1833 के इस चार्टर अधिनियम के तहत की गई थी, उसे हम जरा सा देख लेते हैं। अ, कहा जाता है कि इस अधिनियम के तहत एक विधि आयोग की स्थापना की गई। विधि आयोग की स्थापना और एक तरह से न्याय व्यवस्था को नए सिरे से स्थापित करने का और पुनर्संरचना का एक कार्य हुआ। इसके अलावा कहा जाता है लॉर्ड एलनबरो लॉर्ड एलनबरो नाम के अंग्रेज गवर्नर जनरल जो लॉर्ड विलियम बेंटिक से ठीक पहले थे, इन्होंने दास प्रथा का अंत करने के लिए एक कानून बनाया और इसे गैर कानूनी घोषित किया। इससे पहले दासों का व्यापार या दास प्रथा चलन में थी भारत में और लॉर्ड एलनबरो को याद किया जाता है दास प्रथा के उन्मूलन हेतु। 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से इन्होंने दास प्रथा को पूरी तरीके से गैर कानूनी या इलीगल घोषित कर दिया। अ, संक्षिप्त रूप में हम देखें तो 1833 का चार्टर अधिनियम अपने सुधार कार्यों हेतु भी काफी जाना जाता है।
इसके बाद हम आगे आएँगे तो हम देखेंगे भारत शासन माफ़ कीजिएगा चार्टर अधिनियम 1853। 1833 के चार्टर अधिनियम के ठीक 20 वर्षों बाद सन 1853 में एक नया अधिनियम आया जिसे हम चार्टर अधिनियम 1853 के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बनने वाला यह अंतिम कानून था जो भारत में राजनीतिक क्षेत्र में अमल में आया, प्रभावी हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रावधान नहीं थे, किंतु कुछ चुनिंदा प्रभाव जो थे उस पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ गवर्नर जनरल की विधायी परिषद विधायी परिषद के जो कार्य थे, कार्य दो तरह के थे। एक प्रशासनिक कार्य था और एक विधायी कार्य। इसका विभाजन किया गया। यह कैसे किया गया? तो कहा जाता है कि गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में जो सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे, तो इनके द्वारा जो भी नियम, नीति, निर्माण, कानून बनाए जाते थे, तो वो अ, विधायी क्षेत्र में एक जैसे थे और प्रशासनिक या शासन संचालन हेतु एक जैसे हुआ करते थे, जिसे अलग-अलग किया गया 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। और इस तरीके से हम देखते हैं कि एक गवर्नर जनरल के परिषद का एक नया स्वरूप अस्तित्व में आता है। साथ ही कहा जाता है कि 12 सदस्यीय एक विधान परिषद का भी गठन किया गया 1853 की 53 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। विधान परिषद का गठन और इसमें सदस्यों की संख्या 12 थी। ये एक अहम व्यवस्था मानी जाती है चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। साथ ही एक बहुत ही खास बात जो वर्तमान समय में आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसका आरंभ इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से हुआ था और भारत में सिविल सेवाओं का आरंभ हुआ। अर्थात सिविल सेवा में जाने हेतु प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से जो अधिकारी थे उनकी भर्ती की जाने लगी। अर्थात प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ हुआ या सिविल सेवा परीक्षा का आरंभ 1853 में चार्टर एक्ट के माध्यम से ही आरंभ हुआ। तो यह कुछ अहम व्यवस्थाएं थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन व्यवस्थाएं की गई। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन 1857 की क्रांति तक लगातार शासन व्यवस्था पर एकाधिकार रहा उनका। इसके बाद हम देखते हैं 1857 में जब विद्रोह हुआ, उसके पश्चात ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण भारत पर स्थापित होता है और उसके बाद हम देखते हैं जो बनने वाले कानून हैं, वो सीधे ब्रिटिश संसद से बनने लगे और भारत पर ये लागू होने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके बाद हम देखते हैं पूरी तरीके से केवल एक व्यापारिक कंपनी बनाया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए और सीधे वो अधिकार ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चले गए, अर्थात महारानी विक्टोरिया के नेतृत्व में इंग्लैंड का सीधा नियंत्रण भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद के अधीन भारत में बनने वाले वे कौन-कौन से कानून थे, एक्ट थे, अधिनियम थे, जो आने वाले समय में भारतीय संविधान के विकास में अपना योगदान देते हैं।
चर्चा करेंगे अगले वीडियो में इसका। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।